गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के पार्ट 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है नामक दूसरे शीर्षक का भावार्थ देखते हैं। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हमने निराला द्वारा रचित उत्साह नामक शीर्षक का अध्ययन किया था और उन छंदों पर आधारित मैंने प्रश्नों को हल किया था। अब इस पार्ट 2 में हम निराला द्वारा रचित ही अट नहीं रही है नामक दूसरे शीर्षक का अध्ययन करेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे और उसके बाद उन छंदों पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम अट नहीं रही है नामक इस कविता का शीर्षक का भावार्थ देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की। इसमें कवि जो है वह फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए, उसकी मादकता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वह अट नहीं रही है, कि वह समा नहीं पा रही है। अटना माने समाना, अर्थात फागुन की सुंदरता चारों तरफ इतनी फैली हुई है, फागुन इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है और वह बाहर छलक पड़ रही है। अर्थात फागुन की जो सुंदरता है वह उसके तन में समा नहीं पा रही है और इसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक पड़ती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फिर आगे कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे फागुन, जब सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम खुल करके सांसें ले रहे हो, घर घर भर देते हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा उठती है, अर्थात तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में भर जाती है, क्योंकि लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल जो हैं वो खिल उठते हैं और जिससे उनके घरों की सुंदरता बढ़ जाती है। और इस तरह से पूरा जो वातावरण होता है वह मादकता से युक्त हो जाता है। यहाँ तक कि मानव ही नहीं, पक्षी भी आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात जो पक्षी हैं वो भी प्रसन्नता के कारण आकाश में अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने के लिए आतुर हो उठते हैं और फागुन की सुंदरता को देख करके लोगों का हृदय भी तरंगित होने लगता है, अर्थात लोगों के हृदय में उत्साह भर उठता है। ठीक है। फिर आगे कब कहता है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फिर आगे कब कह रहा है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने की ही इच्छा होती है। अर्थात मैं तुम्हारे ऊपर से, अर्थात तुम्हारी सुंदरता से यदि अपनी आँखें हटाना चाहता हूँ तो तुम्हारी सुंदरता से हमारी आँखें भी हटती नहीं हैं। अर्थात मेरी यही इच्छा होती है कि मैं निरंतर तुम्हारे इस सौंदर्य को देखता रहूं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। देखिए, फागुन का जो महीना होता है इसमें ये पतझड़ के बाद आता है और पतझड़ में आप देखते होंगे कि कुछ पत्ते वृक्षों से पीले होकर के गिर जाते हैं और जो पत्ते गिर जाते हैं उन पत्तों का स्थान लेने के लिए पेड़ों में नई नई कोपलें निकलती हैं, अर्थात नए पत्ते निकलते हैं। जो नए पत्ते निकलते हैं उन्हीं को कोपल कहा गया है। नए पत्ते निकलते हैं और ये जो नए पत्ते निकलते हैं ये लाल रंग के होते हैं और जो पत्ते अभी पीले नहीं पड़े हैं, अर्थात जिनको तुरंत अभी नहीं गिरना है, कुछ समय बाद 2 4 6 10 दिन बाद गिरना है, वो हरे ही रहते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि फागुन में पत्तों से लदी डाल, पेड़ों की डालियां जो होती हैं वो पत्तों से लदी हुई होती हैं। कैसे पत्ते होते हैं वो, कहीं हरी कहीं लाल, और वो पेड़ों के पत्तों का रंग जो होता है, कुछ पत्ते उसमें हरे होते हैं और कुछ पत्ते लाल रंग के होते हैं। मंद गंध पुष्पमाल। और देखिए, फागुन का एक ऐसा महीना होता है कि उसमें वृक्षों में फूल आ जाते हैं।
तो जब वृक्षों में फूल आ जाते हैं, यानी वृक्ष जो होते हैं वो फूलों से लद जाते हैं, जब वृक्ष फूलों से लद जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर माने हृदय अर्थात गले में। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वृक्षों के गले में मंद गंध वाली फूलों की माला पड़ी हुई हो, अर्थात वृक्ष जो है वो अपने गले में हल्के सुगंध वाले पुष्पों की माला को पहने हुए हैं। ठीक है ना। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। फिर कवि कह रहा है, देखिए पाट पाट का यहाँ तात्पर्य होता है कि हर स्थान पर, हर जगह। ठीक है ना। तो वही कवि कह रहा है कि प्रत्येक स्थान पर सौंदर्य रास इतनी अधिक है। पाट पाट शोभाश्री, शोभाश्री माने सुंदरता, अर्थात फागुन की सुंदरता हर जगह इतनी है कि पट नहीं रही है, कि वह समा नहीं पा रही है, अर्थात वह सब जगह प्रकट हो रही है, सब जगह दिखाई दे रही है। ठीक है ना। यहाँ पट नहीं रही है कि पटने का मतलब होता है भर जाना या समाना। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अट नहीं रही है कविता का जो शीर्षक है, इसके छंदों का भावार्थ, उसका अर्थ आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसका भावार्थ, इसका अर्थ समझने में। आइए अब हम इन छंदों पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हम इस छंद पर आधारित आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सरल है। यहाँ देखिए, आप पढ़े थे भी ये कि पर पर उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ठीक है। अर्थात तुम्हारी सुंदरता को देख करके मानव इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह भी अत्यधिक उत्साहित हो जाता है और उसके हृदय में भी प्रसन्नता की तरंगें उठने लगती हैं। तो सीधा है कि फागुन में मानव के तन और मन पर मस्ती छा जाती है। ठीक है ना। मानव के तन मन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मानव के तन मन पर फागुन के आभा का यह प्रभाव पड़ रहा है कि मानव के तन और मन पर मस्ती छा जाती है। ठीक। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी अब आप आसानी से लिख लेंगे। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वह किस समय की शोभा है जिससे कवि की आँख हटाने पर भी नहीं हटती। संक्षेप में बताइए, वह किस समय की शोभा है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें कवि ने सुंदरता का वर्णन किया है। किस सुंदरता का वर्णन किया है, इसको भी आपने भावार्थ में देखा। यहाँ फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो आप लिख देंगे इसके उत्तर में कि फागुन मास की सुंदरता इतनी मोहक होती है कि कवि की आँख हटाने पर भी उससे हटती नहीं है। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कवि कह रहा है कि संक्षेप में बताना है। ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा इसका उत्तर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। अब आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं। कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है, यह बात आप कैसे कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है क्योंकि वसंत में ही वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, चारों तरफ तरह तरह के फूल खिल जाते हैं, वातावरण में सुगंध छा जाती है और फागुन का महीना भी वसंत ऋतु में ही आता है, अर्थात वह भी उसकी पुष्टि कर रहा है कि हाँ, इसमें वसंत ऋतु का ही वर्णन हुआ है। ओके। देखिए, इन प्रश्नों को और इस पाठ को समझने के लिए वीडियो आप पूरा देखिए। जब वीडियो आप अंत तक देखेंगे तभी आप इस प्रश्नों का और भावार्थ पूरी तरह से समझ पाएंगे। और यदि भावार्थ समझ लिए तो हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर लेंगे। ये इस तरह से जो छंदों पर, जैसे हमने उत्साह के छंदों पर आधारित 4 प्रश्न आपको दिए थे, फिर अट नहीं रही है, इन छंदों पर आधारित हमने 4 प्रश्न दिए हैं। अगर इस तरह के प्रश्नों को हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो जो पाठ पर आधारित प्रश्न होंगे उनको हम बड़ी सहजता और सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं।
इस तरह से भी आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये व्याकरणिक प्रश्न होते हैं। तो चौथा प्रश्न कह रहा है आँख शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए आँख के बहुत पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आप कोई भी 2 लिख दीजिए, जैसे नयन है, नेत्र है, चक्षु है, ठीक है ना। इस तरह से कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसको आप कोई 2 एक लिख दीजिए। और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया नोटिफिकेशन कोई आप वीडियो डाउनलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू। अगले पार्ट में हम लोग इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।